नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चले अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर और रायपुर जिले में संपन्न हुई यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। बिलासपुर में लगभग 59% अभ्यर्थियों ने आजमाई किस्मत। विद्युत विभाग की अनदेखी से हर पल मंडरा रहा खतरा। झूलते तार कहीं बन न जाए, हादसे का कारण। ज्वाली नाले के किनारे अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी जारी रही निगम और राजस्व की कार्रवाई। गिराए जाते रहे भवन। तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग नहीं समझ पा रहे। हर दिन साइबर फ्रॉड लोगों को बना रहे कंगाल। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार को देश भर में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ली गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जिले में भी 45 केंद्रों में यह परीक्षा संपन्न हुई। बिलासपुर में कुल 5,948 अभ्यर्थियों में उपस्थिति का आंकड़ा लगभग 59% रहा। जिला प्रशासन ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विशेष तैयारियां की थीं। देश की सबसे बड़ी मानी जाने वाली यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई रविवार को संपन्न हुई। 2 पाली में हुई इस परीक्षा में हर अभ्यर्थी के अपने सपने थे। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों में पीने के पानी, पंखे और विद्युत व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, जिला प्रशासन ने इसका खास ख्याल रखा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ली गई। परीक्षा दिलाने पहुंचे अभ्यर्थी विक्रम सिंह ने बताया कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पेपर अच्छा और एवरेज में आया था। उन्होंने कहा कि लोगों को जीवन में कम से कम एक बार यूपीएससी की परीक्षा जरूर दिलाना चाहिए। मोनी सोनी ने बताया कि दोनों पाली में पेपर आसान आया था। अभिषेक मेहरा ने कहा कि जीएस का लेवल अच्छा था और सी सेट थोड़ा कठिन आया। पेपर तो वैसे अच्छा आया था, नॉर्मल ही। कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर था वो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स वगैरह जिनको नॉर्मल आता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वैसे पेपर तो वैसे एवरेज आया है। जैसे कि यूपीएससी को पेपर लेना चाहिए उसी प्रकार से जो एक सिविल सर्वेंट का जो मतलब एक आईएएस को होना चाहिए उसके हिसाब से पेपर अच्छा आया था। यूपीएससी के लिए व्यक्ति को क्या है, एक अलग इंसान बनाता है। मतलब सिलेक्शन होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति जो सिविल सर्विस प्रॉपर जो सालों से तैयारी कर रहा है, 1-2 साल का अच्छे से तैयारी करता है, तो वे मतलब एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बना के छोड़ देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कभी ना कभी व्यक्ति को एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम प्रॉपर ना 1.5 से 2 साल अच्छे से तैयारी करना चाहिए। और वैसे राष्ट्र निर्माण के लिए सिविल सर्विस एक अच्छा रास्ता है। मतलब एक जो प्रशासनिक से जुड़ने का, लोगों को मतलब किस तरीके से काम करना चाहिए और प्रशासनिक जो सेवा में जो लोग कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कैसे गया आपका? अच्छा गया। कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड। तो क्या लगता है, फर्स्ट पेपर आसान था कि सेकंड वाला ज़्यादा हार्ड गया? दोनों ही आसान था। तो क्या लगता है लास्ट अटेम्प्ट रहेगा आपका? जी हो जाएगा एक बार आपका? जी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ ठीक था। जीएस का लेवल ठीक था। सी सेट ज़्यादा हार्ड था। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? जीएस तो बढ़िया गया है। सी सेट में देखते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट तो ठीक किया हूँ। हाँ कैसे व्यवस्था था यहाँ सुरक्षा? ठीक है, बढ़िया व्यवस्था वगैरह बढ़िया था सब चीज़। परीक्षार्थी शिवशंकर साहू ने बताया कि जिला प्रशासन ने परीक्षा का इंतजाम अच्छा किया था। मधु साकर ने बताया कि इतिहास और संविधान का पाठ अच्छा था और विज्ञान थोड़ा कठिन आया। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ। और कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है। पहला जो पेपर था वो आसान था कि अभी का ज़्यादा हार्ड? अभी दोनों ठीक है। अभी ज़्यादा मतलब ऐसा कठिन नहीं है, दोनों सिंपल है। आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा 3rd अटेम्प्ट। मेरा फर्स्ट था। कैसा गया पेपर? अच्छा गया।
फर्स्ट वाला अच्छा था कि दोनों अच्छा था, क्योंकि उसमें जीएस रहता है और जीएस में सब पढ़ना पड़ता है। तो जीएस में से जो संविधान वाला क्वेश्चन आया था वो अच्छा था, इतिहास का अच्छा था। हाँ, उसमें विज्ञान वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं विज्ञान वाला से नहीं आती, इसलिए। और सेकंड भी अच्छा था, क्योंकि पढ़ने वाले से हो जाएगा ये। तो क्या लगता है इस बार आपका हो जाएगा? आई होप, विश्वास तो है। नाम बताएं। परीक्षा के दौरान मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण अंदर ले जाने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को पास जारी किए गए थे, जिससे केवल अधिकृत व्यक्ति ही केंद्रों में प्रवेश कर सके। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्र या आसपास भटकने नहीं दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मोबाइल और विभिन्न तरह के संसाधनों ने बच्चों को समाज और परिवार से अलग अलग कर रखा है। यही कारण है कि उनमें स्वार्थीपन, चिड़चिड़ापन के अलावा विभिन्न तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इन सब दोषों से बचाने के लिए अब बच्चों के बीच विभिन्न तरह के खेल आयोजनों की जरूरत महसूस होने लगी है, ताकि उनका जीवन बेहतर जीवन बन सके। हम सभी भली भांति जानते हैं कि आज का सामाजिक माहौल किस दिशा में बढ़ रहा है। चौक चौराहे, हाट बाजार, स्कूल में, सड़कों पर चारों ओर नशा, अश्लीलता और अपराध का बोलबाला है। नैतिक मूल्यों का नाश हो रहा है और मानवीय संवेदनाएं कमजोर पड़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। सहज सी बहस भी कई बार हिंसक घटनाओं का रूप ले लेती है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि इस अराजकता का सबसे अधिक असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका आकर्षण खत्म होते जा रहा है। मोबाइल और वीडियो गेम की लत धीरे धीरे उन्हें एकांत प्रिय, चिड़चिड़ा और असंवेदनशील बना रही है। दोस्ती, रिश्ता, प्यार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों का रहना अब दूर की बात हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखकर छात्र संगठन AIDSO द्वारा समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सभी जानते हैं समाज में लगातार ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई किसी के घर बच्चा पैदा होता था तो बोलते थे कि बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन आज समाज में ये चलन नहीं है कि अच्छा इंसान कोई बने, क्योंकि माहौल में ऐसा कहीं भी अच्छा चीज़ नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन सके। एक समय था जब मानवीय मूल्यबोध काम करता था कि बड़ों का बात मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीज़ों को मिल बांट के करना चाहिए। इस तरीके की भावना काम करती थी, मूल्यबोध काम करते थे, लेकिन आज समाज में नहीं है। आज कोई भी कहीं भी सिखा नहीं रहा है। हमारा यही मानना है कि समाज में अगर आप कोई अच्छा चीज़ चाहते हैं, अच्छा बदलाव चाहते हैं, तो अच्छा चीज़ के लिए आपको काम करना होगा। हमारा छात्र संगठन महान मनीषी जो हुए हैं, ईश्वर चंद्र सागर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, क्रांतिकारी जो हुए हैं, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र आजाद, इनकी सीखों को लेकर समाज में आज जाना चाहिए। इनकी सीखों के आधार पे काम करना चाहिए, लोगों को संगठित करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए ही समाज परिवर्तन में लगना चाहिए। ये हमारा मानना है, जिससे हम समाज को बदल सके, अच्छा बना सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कबड्डी, खो खो, बोरा दौड़, कुर्सी दौड़, रस्सी कूद, निबंध, चित्रकला, गायन, कविता पाठ, क्विज और ड्रामा 12 प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। उन्होंने बताया, यह समर कैंप न केवल बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मंच बनेगा, बल्कि उन्हें एक अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगा। AIDSO छात्र संगठन बिलासपुर जिला कमेटी की ओर से 2 दिवसीय हम लोग छात्र समर कैंप का आयोजित किए थे, जिसमें 12 प्रकार की लगभग खेल विधा और सांस्कृतिक गतिविधि भी कराया गया। इस सांस्कृतिक गतिविधि और खेल विधि का आज 25 तारीख को हम लोग यहाँ पे सम्मान समारोह कर रहे हैं। इस सम्मान समारोह में ये भी जो हम लोग देख रहे हैं समाज में कि एक तरफ जो पूरी तरीके से समाज जो है कि समाज के जो बच्चे लोग हैं पूरे मोबाइल में लिप्त हैं, मोबाइल से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो हमारा छात्र संगठन AIDSO की ओर से उन बच्चों के लिए एक अच्छा नीति नैतिकता, मानव मूल्यबोध सिखाने के लिए ये हम लोग समर कैंप का ही हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिससे समाज में बच्चों लोग जो हैं नीति नैतिकता, मानव मूल्यबोध सीखे और एक इंसान के होने वाले कैरेक्टर को, इंसानियत को ऊंचा उठाने के लिए और अपना खुद का जीवन को एक महान बना सके। माना जा रहा है कि कम उम्र में बच्चों में स्वार्थीपन, गुस्सा, अहंकार, बदले की भावना जैसे अवगुण उन्हें जकड़ते जा रहे हैं और बच्चे जो नशे की
चपेट में आ जाते हैं, उनका बचपन बर्बाद हो जाता है। इन सब से बचाने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में एक दिवसीय सत्संग व दहेज मुक्त विवाह समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन व आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में सत्संग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, जीवन का उद्देश्य और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की खास बात रही दहेज रहित विवाह, जहां 4 जोड़ों ने बिना किसी आडंबर मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी के माध्यम से विवाह संपन्न किया। इन विवाहों में न कोई दहेज लिया गया, न कोई फिजूल खर्ची की गई। विवाह बंधन में बंधे जोड़े नंदलाल जगत व आरती गोण, संदीप मांडले, संध्या गंगिले, सुखसागर टंडन, दिव्य भारती सूर्यवंशी और अजय बंजारे व जया यादव थे। इन सभी ने बिना दहेज, बिना फिजूल खर्च और बिना आडंबर के एक पवित्र सामाजिक बंधन को स्वीकार किया। साथ ही समारोह में राज्य व जिला सेवादारों सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज को कुरीतियों से मुक्त कर समता मूलक जीवन शैली की ओर प्रेरित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा किया गया यह प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार विहार के त्रिवेणी भवन में बिलासपुर जिले में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक महासत्संग का आयोजन करवाया गया तथा साथ ही साथ 4 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया गया। इस विवाह में बगैर किसी दिखावा के, बगैर फिजूल खर्च के, बगैर दहेज के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गुरुवाणी पर विवाह संपन्न करवाया गया। लाखों जोड़े अभी अपना सफल जीवन यापन कर रहे हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी जोड़ों का विवाह हुआ है वे सभी दहेज मुक्त विवाह से ही हुआ है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। मध्य प्रदेश संत रामपाल जी महाराज जी की ही ये प्रेरणा रही जो आज अंतरजातीय हुआ, साथ साथ में दहेज मुक्त विवाह आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये संपन्न हुआ। जी आज हम देख रहे हैं समाज में जो फैली हुई कुरीति है, दहेज के चक्कर में आज कितने बहन बेटियाँ बहुत पीड़ित हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज साकार करके दिखा रहे हैं जो दहेज मुक्त विवाह, आज सरकार भी मानता है कि अंतरजातीय विवाह भी होना चाहिए और इसको प्रूव भी करता है कि होना चाहिए करके। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए सभी तरफ सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना की लहर एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी को अलर्ट कर दिया है। बिलासपुर में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और दूसरे आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। महाराष्ट्र और केरला वगैरह में कोरोना आया हुआ है और वर्तमान में कल चल रायपुर में, तो उसके लिए हमारे स्टेट लेवल से कल बैठक हुआ था, VC हुआ कि पूरा तैयारी जो कोरोना का पहले रहता था सावधानी बरतना उसको किया जाए। अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, आइसोलेशन वार्ड, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने की व्यवस्था कर लिया जाए। जो आइसोलेशन वार्ड रहता है अगर भर्ती करना पड़े तो अलग से करना है, ऑक्सीजन का है और जो वेंटिलेटर वगैरह जो मशीन है उसको एकदम रेडी हालत में रखना है और दवाइयाँ जो रहती हैं उनको जो। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में कोरोना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर व्यवस्था को अपडेट रखा जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट किया गया है। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों की जानकारी तुरंत विभाग तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और लोगों में व्यापक प्रचार प्रसार करके यही बचने के उपाय करें, पर तो डरने की बात नहीं क्योंकि ये जो वेरिएंट है अभी खतरनाक नहीं है और सामान्य फ्लू टाइप है अभी। CMHO डॉक्टर तिवारी ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी को लंबे समय से सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं तो वे तुरंत सिम्स जाकर अपनी कोरोना जांच कराएं।
इससे न सिर्फ व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा कर सकेगा, बल्कि संक्रमण के फैलाव को भी रोका जा सकेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। कभी कभी आसमान से बिजली गिरने का डर हुआ करता था, मगर अब उससे भी पहले जमीन से लटकते बिजली के तार लोगों की जिंदगी खराब कर रही है। बिलासपुर के सिद्धि विनायक नगर के हर गली हर मोड़ में तार नहीं, मौत लटक रही है। साहबों के कानों में रुई ठूसी है या आंखों पर बेपरवाही की पट्टी बंधी है। सवाल सीधा है, किसी की जान जाएगी तब जागेंगे या फिर मीडिया की कोई तेज पोस्ट ही इनकी नींद तोड़ेगी। ये रिपोर्ट देखिए, जहां हर झूलती तार एक खतरे का बुलावा है और विभागीय सुस्ती एक खामोश कातिल। देखिए क्या है पूरा माजरा। बिलासपुर के वार्ड नंबर 4 के सिद्धि विनायक नगर में बिजली की लटकती तारें लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी हैं। हालत ये है कि बिजली की ये जानलेवा लाइनें अब जमीन को चूम रही हैं और खतरा हर वक्त मोहल्ले वालों के सिर पर तना हुआ है। कई बार शिकायतें हुई, गुहार लगाई गई, मगर बिजली विभाग का रुख ऐसा है जैसे उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। लोगों की जान जाए या पशु मरे। शायद इन अफसरों की फाइल तभी आगे बढ़ती है जब मीडिया पर वीडियो वायरल हो या नेता का फोन आए। संबंध में हम लोगों ने 2019 से लेकर के लगातार शासन को आवेदन पत्र दिया है कि बिजली का खंभा नहीं है और तार नीचे गिर रहे हैं और लगातार बरसात के समय काफ़ी लाइट वेट गोल हो जाता है, जिसके कारण आए दिन कुछ भी घटना घटित हो जाता है। इस संबंध में कई बार हम लोगों ने प्रशासन को दिया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी दिया है। उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई अभी खंभा का कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो इस प्रकार तत्काल में एक ट्रांसफार्मर और विद्युत व्यवस्था के उसके लिए समुचित के लिए खंभा की आवश्यकता है। तारें बहुत सारा नीचे लटकती हुई है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, उसको जान को खतरा होने की संभावना है। और यहाँ तो एक ठो खंभा के पास तो गैया ख़त्म ही हो गई थी, उसको वीडियो भी किया था शायद वो किसी जगह होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा मतलब वो आया हुआ। क्या कहते हैं बिजली विभाग वाले जब जाते हैं? वो जाते हैं उसके बाद वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अब आवेदन दे दिए हैं, आवेदन दे दो सर के बोल के रख देते हैं और क्या नहीं करते, क्या करते हैं सो या नहीं। मोहल्ले के लोग बीते कई सालों से इस खौफ के साए में जी रहे हैं। अब तक कई मवेशी इन लटकते तारों की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, मगर विभाग का दिल अब भी तारों से भी ज्यादा सुन्न पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या अफसरों को किसी बच्चे की मौत का इंतजार है या फिर कोई बड़ी VIP दुर्घटना ही इनकी आंखें खोलेंगी। आम जनता की जिंदगी यहाँ विभाग के लिए सिर्फ आंकड़ा है और अफसरशाही की लापरवाही अब एक बिजली से जलती नहीं, झुलसती खबर बन गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर जिले में जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे जंक्शन बॉक्स खुले हुए हैं, तार जमीन पर लटक रहे हैं। ट्रांसफार्मर के खुले बॉक्स के सामने से ही लोग आना जाना करते हैं, इससे हर पल जान जाने का खतरा रहता है, कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग इस खतरे को व्यवस्थित करने की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि जिले में बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को आम जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। बिलासपुर शहर के अंदर विद्युत विभाग खुले रूप से हादसों को आमंत्रित कर रहा है।
विभिन्न गली मोहल्लों में लगे ट्रांसफार्मर के नीचे जंक्शन बॉक्स यूं ही खुला छोड़ दिया गया है, जिससे हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में अपनी आंखें बंद कर ली है। शहर के नेहरू चौक, बृहस्पति बाजार, राजेंद्र नगर चौक गार्डन के पास के साथ ही सरकंडा कोनी क्षेत्र के अलावा अन्य मोहल्लों में भी आबादी के बीच में जंक्शन बॉक्स किसी दैत्य की तरह लोगों को अपना शिकार बनाने तैयार है। यहाँ से बच्चे, युवा, बुजुर्ग हर पल आना जाना करते हैं। कई बार बच्चे खेलते खेलते ट्रांसफार्मर तक पहुंच भी जाते हैं, जिससे यहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि जंक्शन बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों को बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। बारिश के दिनों में ये खतरा और बढ़ जाता है। बिजली तार के अलावा बॉक्स से शॉर्ट सर्किट होता है और आग की चिंगारी निकलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर का पूरा खुला हुआ है। इससे मवेशियों को और आते जाते लोगों को, बच्चों को खतरा है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये सब जो सीवरेज खुला हुआ है, ये पूरा ट्रांसफार्मर का और जितने भी मतलब लापरवाही पूर्वक जो भी खुला है उसको पूरा करना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखिए सर, खुला ट्रांसफार्मर जो है वो तो एक बहुत ही आपत्तिजनक काम है। ऊपर से प्रशासन को इसकी जानकारी रखनी चाहिए। ऊपर से मवेशियों के साथ साथ जो आदमी भी घूमते हैं, यदि उनको कुछ लग जाता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी रहेगी और सीधा जान जोखिम में होगा। ये इसका बहुत बड़ा हर्जाना हम आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इसको तत्काल ट्रांसफार्मर को बंद करवाना चाहिए और यहाँ सुरक्षा हेतु एक आग बाउंड्री भी देना चाहिए। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा खुले ट्रांसफार्मर जंक्शन बॉक्स को सर्वे कराकर जाली या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि खतरे को टाला जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मल्हार में लोकतंत्र के प्रतिनिधि पर गुंडागर्दी का खुला नग्न नाच हुआ। शनिवार रात ग्राम विद्याडीह की गलियों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि संतोष पाटले पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब संतोष पाटले गांव के ही ईश कुमार पात्रे के साथ शिव किराना दुकान के पास बातचीत कर रहे थे। तभी गाँव के दो दबंग जगमोहन गेंदले और उमेश गेंदले वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते पहले तो गालियों की बौछार शुरू की, फिर जान से मारने की धमकी देते हुए हैवानियत पर उतर आए। उमेश ने मुक्कों से हमला किया तो जगमोहन ने ईंट से वार कर दिया, जिससे संतोष के माथे, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस बर्बर हमले की खबर लगते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों हमलावरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सत्ता और सियासत की रंजिश जब सड़कों पर उतरती है तो कानून की चौखट तक खून पहुंचता है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में शिक्षक और शिक्षित समाज की मर्यादाओं को नाबालिग ने खून से लहूलुहान कर दिया। डीपी विप्र कॉलेज में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कपिल काटले को अपने ही मोहल्ले में आम रास्ते से बाइक हटवाने की बात इतनी नागवार गुजरी कि कालिका नगर का एक नाबालिग युवक कुणाल सेंड्रे हाथ जोड़ने के बजाय प्राध्यापक पर टूट पड़ा। 23 मई की शाम जब प्राध्यापक ने मोहल्ले के अवैध पार्किंग पर आपत्ति जताई तो नाबालिग ने पहले गाली गलौज कर शिक्षक की गरिमा को तार-तार किया, फिर सहायक प्राध्यापक को लहूलुहान कर दिया। यह मामला न सिर्फ एक शिक्षक पर है बल्कि उस सोच पर भी करारा तमाचा है जो कहती है कि पढ़ाई लिखाई से सोच बदलती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की जाँच कर रही है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का तिपरा में सहायक प्राध्यापक रहते हैं, उनके पड़ोसी के साथ कोई विवाद था जिसमें मारपीट की घटना हुई। पुलिस थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना कर। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सभी का स्वागत है। सरकारी जमीन पर कब्जा और बिना अनुमति निर्माण कार्य का खेला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्वाली पुल पर लोगों के आवाजाही के लिए निगम ने पुलिया बनाया है। पुलिया बनते ही सरकारी जमीन पर कब्जा करना और निर्माण का काम धड़ल्ले से शुरू हो गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे भवन को एक्सीवेटर के जरिए ढहाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर नगर निगम और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। ज्वाली नाला पुल पर नजूल की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जांच में यह भी बात सामने आई कि कई लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बिना अनुमति यह निर्माण उस क्षेत्र में किया गया जहां सड़क मार्ग नहीं है और भूमि नगर निगम और नजूल की है। पिछले सप्ताह ये ज्वाली नाला का सर्वे कराए थे कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, तो राजस्व की टीम और नजूल की टीम, नगर निगम की टीम इसका सर्वे करके बताई ये जो तोड़ फोड़ हो रहा है ये सब नगर पालिका निगम और नाले की ज़मीन है जिसपे ये बिना अनुमति के निर्माण कर लिए थे, तो इसको तोड़ दिया गया है। और आज भी तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही। जो आगे 4 मंजिल बिल्डिंग है उसका भी हमने नक्शा निरस्त कर दिया था, रीसाइन कर दिया था, मतलब ऑनलाइन होता है प्रपोजल, तो रीसाइन हो गया था भवन शाखा से हमारा। उसके बाद ये 4 मंजिल बिल्डिंग बना लिया था, तो जिसके ऊपर का 2 मंजिल हम तोड़ चुके हैं, नीचे का 2 मंजिल और तोड़ना है, इसकी कार्रवाई चल रही है। जांच टीम से इस बात की जानकारी मिली है कि प्रकाश आडवाणी द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य कराया गया था। पूर्व दिशा में 1.5 मीटर और उत्तर दिशा में 3 मीटर अतिरिक्त निर्माण किया गया है। तीसरी मंजिल पर बिना अनुमति तान दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि निर्माणकर्ता ने भवन का मुख्य प्रवेश द्वार वैकल्पिक मार्ग यानी ज्वाली नाला के ऊपर बने पुलिया की ओर कर दिया है, जिसे रविवार को निगम दस्ते द्वारा तोड़ा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सेमरा में बुलडोजर चलाकर आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। सुशासन तिहार के समाधान शिविर में शिकायत आने के 1 हफ्ते के भीतर ही दुकानों और मकानों को ढहा दिया गया। दरअसल गाँव की शासकीय जमीन पर सालों से अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए गए थे। जब ग्रामीणों ने समाधान शिविर में आवाज उठाई तो तहसीलदार शिल्पा भगत की टीम ने बिना देर किए एक्शन ले लिया। देखते ही देखते मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के साथ साथ कुछ मकानों पर भी जेसीबी गरजने लगी। अवैध निर्माण देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। मुंगेली जिले में नवीन नगर पंचायत बरेला के अस्तित्व में आते ही अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा जोरों पर है। इससे पहले कि पानी सिर से ऊपर चला जाए, नगरीय प्रशासन विभाग भी कार्रवाई करने में कमी नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनते ही बरेला में भूमाफिया जोरदार सक्रिय हो चुके हैं। अवैध प्लाटिंग कर भूमाफियाओं द्वारा भूमि खरीदी बिक्री की जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसको लेकर राजस्व और नगरीय प्रशासन ने 9 लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली ने यहां की भूमि पर खरीदी बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बिना भवन अनुज्ञा के जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन पर भी रोक लगाया गया है। जो भवन बन चुके हैं उनसे अर्थ दंड लिया जा रहा है। खास बात यह है कि नोटिस जारी करने के बावजूद अब तक का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अधिकारियों का कहना है कि एक नोटिस और जारी किया जाएगा, उसके बाद एक पक्षीय कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाएगी। नगर पंचायत बरेला का गठन 22 सितंबर 2023 को हुआ है। इसके पूर्व से किए गए अवैध प्लाटिंग की सूची तहसील कार्यालय जरा गाँव से प्राप्त हुआ है, जिसमें से 5 व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है।
अभी तक वो अवैध प्लाटधारी 5 व्यक्तियों को जारी किया था नोटिस, वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। बिना भवन अनुज्ञा निर्माण करने पर नियमानुसार नोटिस जारी किया जाता है। अभी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अवैध प्लाटिंग से संबंधित खरीदी बिक्री नहीं हो रहा है। तहसील कार्यालय द्वारा हमको अवगत कराया गया कि रजिस्ट्री किसी प्रकार का बैन प्रतिबंध है। नियमानुसार शासन के नियमानुसार जो भी उसमें कार्रवाई प्रस्तावित किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले कार्रवाई में हमने चिन्हांकित किया है कि किन किन लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि बहुत पहले जिनकी अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, ऑलरेडी उनके जो खसरे नंबर हैं उन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बैन लगा दिया गया है। बैन लगाने का मेरा मतलब ये है कि उनके द्वारा अब फर्दर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ऐसा सीएमओ बरेला द्वारा यह कार्रवाई की गई है कि जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है उनको सबसे पहले तो नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के पश्चात उनसे जवाब लिया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई सीएमओ द्वारा की जाएगी। जो बिल्डिंग बना रहे हैं बिना अनुज्ञा के, उनकी बिल्डिंग बनाने की कार्रवाई पर रोक लगाया गया है और जो बना लिए हैं उन पर हमने फाइन की कार्रवाई की गई है सीएमओ द्वारा। जी अभी नोटिस जारी तो किया गया है, एक बार पुनः नोटिस जारी किया जाएगा, उसके उपरांत एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर शहर के व्यस्तम बाजारों में से एक बृहस्पति बाजार के पास निगम कर्मचारियों ने एक बड़ा गड्ढा खुला छोड़ दिया है। विभाग ने बिजली तार की सप्लाई की पाइपलाइन ठीक करने के लिए करीब 1 महीना पहले गड्ढा खोदा था, अब तक इसे सही नहीं किया गया है। विभाग की लापरवाही किसी की जान जोखिम में डाल सकती है। रात के अंधेरे कोई भी गहरे गड्ढे में गिर सकता है। विभाग को सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 30 दिन से गड्ढे को ढका नहीं गया है। राहगीरों को यहां से गुजरते वक्त गिरने का डर सताता रहता है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एक बार फिर फर्जी निवेश कंपनी ने लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। ट्रेडजेनिक्स नाम की कंपनी ने अमेरिकी डॉलर में निवेश और 100 दिन में रकम दुगुनी करने का झांसा देकर 16 लोगों से 30,40,000 रुपए ठग लिए। आरोपी अनुज मेमन शहर के एक होटल में नए निवेशकों को जोड़ने सेमिनार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दे दी और दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ग्रीन गार्डन कॉलोनी निवासी स्वप्निल श्रीवास्तव ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि ट्रेडजेनिक्स नाम की कंपनी का डायरेक्टर अनुज मेमन उन्हें और अन्य लोगों को वेबसाइट के जरिए निवेश का झांसा दे रहा था। कंपनी ने रोज 2% रिटर्न और 100 दिन में रकम दुगनी करने का दावा किया था। शुरुआत में कुछ लोगों को मामूली रिटर्न भी मिला, जिससे भरोसा और बढ़ गया, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां ठगी के संबंध में एक शिकायत प्रार्थियों के द्वारा दर्ज कराया गया था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसमें इनको एक ट्रेडजेनिक्स नामक वेबसाइट के माध्यम से अधिक रिटर्न, जो कि प्रति दिवस 2% रिटर्न का आश्वासन दिया गया था, और इस तरह से इनके लगभग 20 से 30 लाख रुपए को अपने पास जमा कराकर और इनके साथ ठगी की गई थी। इसमें एक आरोपी अनुज मुंडन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसके अतिरिक्त इस जो ट्रेडजेनिक्स नामक वेबसाइट को संचालित करने वाले अन्य आरोपियों की पुलिस पहचान कर और आगे की कार्रवाई करेगी। इस बीच पीड़ितों को जानकारी मिली कि अनुज मेमन सिल्वर ओक होटल में सेमिनार कर रहा है। सभी पीड़ित होटल पहुंचे और पैसे वापस मांगे तो आरोपी गोलमोल जवाब देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को पोर्न फिल्म देखने का झूठा आरोप लगाया और डराया और केस से बचाने के नाम पर 8,45,000 रुपए की ठगी कर ली। लगातार दबाव से परेशान महिला जब थाने पहुंची तब जाकर मामला उजागर हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि महिला बच्चों की अश्लील फिल्में देखती है, जिससे उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला को डराया गया कि वह अगर सहयोग नहीं करेगी तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मामला पंजीबद्ध हुआ जिसमें प्रार्थी के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। उसे अलग अलग तरीकों से उससे एक्सटॉर्शन किया गया है। करीबन 8 लाख रुपए उससे ठगे हैं। सिविल लाइन थाना में धोखाधड़ी की BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है और आगे विवेचना क्रम में आगे विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। डर के कारण महिला ने झांसे में आकर अलग अलग किस्तों में 8,45,000 रुपए बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब ठग लगातार पैसे मांगने लगे तो महिला को शक हुआ और वह सिविल लाइन थाने पहुंची। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। देखिए कैसे कॉल से उड़ गए 26 लाख रुपए। न बैंक गया न कोई फॉर्म भरा, सिर्फ हाँ कहने की कीमत एक बिलासपुर वासी को पड़ी लाखों में। लेकिन इस बार साइबर टीम ने ऐसा जाल बुना कि ठगों की चाल भी फेल हो गई। ओडिशा के नक्सल बेल्ट में घुसकर टीम ने पकड़े वो 3 चेहरे जो पूरे देश में कर रहे थे डिजिटल डकैती। चलिए दिखाते हैं कैसे हुई ये मास्टर स्ट्रोक कार्रवाई। बिलासपुर के जॉनसन एक्का को एक कॉल आया। फोन करने वाला खुद को बैंक अफसर बताकर KYC अपडेट करने की बात करता है। भरोसे में लेकर OTP मांगा और फिर चालू हो गया साइबर ठगी का खेल। आरोपी ने पीड़ित के नाम पर लोन लेकर खाते से सीधा 26,74,000 रुपए उड़ाए। जांच में पता चला कि पैसा अलग अलग फर्जी खातों में भेजा गया। इन खातों का संचालन सैकड़ों किलोमीटर दूर ओडिशा से हो रहा था। सकरी थाना में एक ऑनलाइन ठगी से संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक 936/24 था। मामले की गंभीरता देखते हुए उसे रेंज थाना में विवेचना के लिए दिया गया था। रेंज थाना में विवेचना की जा रही थी। कल दिनांक 3 आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लाया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मामले में ठगी की रकम करीबन 26 लाख रुपए है और इसमें अन्य विवेचना और भी की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कैसे इनके खाते के अलावा इनके ऊपर अन्य और कितने लोग शामिल हैं, उनके ऊपर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। IG संजीव शुक्ला के निर्देश पर साइबर टीम ने जब जाल बिछाया तो 3 शातिर ठग चपेट में आ गए। ओडिशा के नक्सल इलाके से गिरफ्तार हुए कृष्णा लूहा, गुलेख कुम्हार और पंकज खैतान, तीनों ने मिलकर बनाई थी ठगी की हाईटेक स्कीम। फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट और डिजिटल ट्रैप से आम लोगों को बनाते थे शिकार। पुलिस ने तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
अमेरी फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के दौरान घंटों इंतजार की परेशानी अब जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि यहां अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार और रेलवे के संयुक्त प्रयास से बन रहा यह अंडर ब्रिज तिफरा बाईपास से आने जाने वाले ट्रैफिक को बिना रुकावट आगे बढ़ाने का रास्ता देगा। गुरु अमेरी से लेकर तिफरा तक शहर की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है, जो सालों से इस फाटक की वजह से परेशान रही है। फाटक बंद होते ही ट्रैफिक रुक जाता है और खुलते ही हॉर्न, भीड़ और अफरा तफरी मच जाती है। कई बार गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते, जिससे जान तक चली गई। वहीं ऑफिस, स्कूल और जरूरी कामों पर जाने वालों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब अंडर ब्रिज का निर्माण शुरू होने से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी और करीब 20,000 की आबादी को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। बरसों से मांग था कि अंडर ब्रिज बन जाए, तो इससे क्या है सहूलियत होगा। आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी होता है और कई बार दुर्घटना भी हो चुका है यहाँ पे। बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन अब बन रहा है तो थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके नहीं बनने से परेशानी बहुत था लोगों को आने जाने में, और स्कूल बच्चों को आने जाने में भी लेट होते थे, मरीजों को अस्पताल पहुँचाने आने जाने में लेट हो रहे थे। इसलिए अब इसके बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत रहेगी। फिलहाल आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।